डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेबुलाइजेशन, ए कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल ओवरव्यू, अंडरस्टैंडिंग एरोसॉल ड्रग डिलीवरी। जो नेबुलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल ड्रग डिलीवरी भी कहते हैं। तो इसको रेस्पिरेटरी थेरेपी के रूप में भी फार्माकोलॉजी क्या है और पेशेंट केयर के विषय में समझेंगे। नेबुलाइजेशन कहते किसे हैं ये समझ लीजिए पहले। नेबुलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड मेडिकेशन into a fine aerosol mist. English का वर्ड होता है MIST mist that can be inhaled directly into the lungs via a nebulizer device. तो नेबुलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड मेडिकेशन जो होता है वो फाइन, बहुत फाइन एरोसॉल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसको मिस्ट कहते हैं। That can be inhaled, उसको सांस के रूप में लिया जाता है, सांस के साथ लिया जाता है और वो फेफड़ों तक जाता है एक नेबुलाइजर डिवाइस के थ्रू। ठीक है, इसीलिए इसको नेबुलाइजेशन कहते हैं। नेबुलाइजर डिवाइस के थ्रू एक लिक्विड मेडिकेशन को हम लेते हैं जो एरोसॉल के रूप में कन्वर्ट होकर जिसको मिस्ट बोलते हैं वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और उसकी वजह से जो दवा का प्रभाव होता है उससे फेफड़ों की जो नलियों में संकुचन होता है वो खुलता है और पेशेंट को सांस लेने में आराम मिलता है या सहायता मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म, a liquid drug atomized into 1 to 5 micrometer particles for deep lung penetration। तो लिक्विड ड्रग जो होती है उसको काफ़ी छोटे आकार में उसको परिवर्तित करती होती है 1 to 5 माइक्रोमीटर 10 to the power minus पार्टिकल्स फॉर डीप लंग पेनिट्रेशन। डीप लंग तक पेनिट्रेट करने के लिए आपकी जो एल्वियोलाई है वहाँ तक ये पहुँच सके जहाँ पे मेन जो ब्रोंकोस्पाल होता है या किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होता है या जो इन्फ्लामेशन होता है उसको एक तरीके से उसके कारण से जो कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसको डायलेट करना है। उसके लिए इस ड्रग का सबसे निचले स्तर तक पहुँचना अनिवार्य होता है, इसलिए बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और हवा में घुल करके तक अंदर तक पहुँचता है। रूट क्या होता है? इनहेलेशन, सांस के रास्ते के द्वारा जाता है। डायरेक्ट डिलीवरी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डिलीवरी जो उसकी होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होती है। ऑनसेट क्या है, कितनी देर में शुरुआत होता है? तुरंत, रैपिड, टेक्स 5 to 15 minutes फॉर ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के डायलिटेशन के लिए ये यूज होता है और ये जनरली आप जैसे ही स्टार्ट करोगे प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाता है और इसको जनरली हम लोग 10 से 15 मिनट तक करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जितनी देर तक अगर उसकी जो स्टीम बन रही है, जो उसका एरोसॉल फॉर्मेशन हो रहा है उतनी देर तक देते हैं। लेकिन ये भी देखते हैं कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। इफ ही इज़ फीलिंग समथिंग डिस्कम्फर्ट, मुश्किल लग रहा है या उलझन लग रही है या सांस लेने में फिर मास्क लगाने के बाद उसको बेचैनी से हो रही है, उलझन हो रही है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत लग रही है तो फिर उसको थोड़ी देर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसको कंटिन्यू दो तरीके से, एक नॉर्मल भी ऑक्सीजन जो रूम एयर है उसके ऑक्सीजन के साथ और कभी ज़रूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके देते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके देने का बेनिफिट थोड़ा सा ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा चली जाती है पेशेंट को जो रिक्वायर्ड होती है और ब्रोंकोडाइलेशन भी हो जाता है। तो पेनिट्रेशन भी होता है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी लंग में अच्छे से पहुंच जाता है। तो ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी ऑब्वियसली तो फिर उसकी वजह से बाकी टिश्यूज़ बेटर होंगे और जनरल कंडीशन पेशेंट की बेटर हो सकती है। हाँ हाँ, नहीं भाई ये बेसिक मैनेजमेंट है स्टीम और नेबुलाइजेशन। स्टीम ये है कि आपको बिना किसी एफर्ट्स के ही आपको अपने घर में वाटर अगर है अवेलेबल या डिस्टिल वाटर अवेलेबल आप उससे ही कर सकते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट उससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, जो स्टीम होता है, स्टीम का जो इफेक्ट होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ज़्यादा होता है, ऊपर का जो सांस का रास्ता है थ्रोट तक का या थोड़ा बहुत लंग के निचले लेवल तक जा सकता है। लेकिन जो नेबुलाइजेशन होता है वो डीप पेनिट्रेशन होता है, सबसे निचले स्तर तक की जो नलियाँ हैं, इनको एल्वियोलाई कहते हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वहाँ तक ये पहुँचता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, नलियाँ खुलती हैं, जो उनमें संकुचन होता है वो खुलती है और उसकी वजह से वेंटिलेशन बेटर होता है। जब वेंटिलेशन बेटर होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटर होगी, ऑक्सीजन बेटर होगी तो पेशेंट को अच्छा फील होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ नेबुलाइजेशन। फर्स्ट स्टीम बेस्ड इनहेलर in 1858 invented by Sales and Caron in France। 93 won the
1970 में 1930 में कंप्रेस्ड एयर नेबुलाइजर डेवलप्ड फॉर क्लिनिकल यूज। फिर 1950 में अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर फाइनर एरोसॉल पार्टिकल्स। 1970 जेट नेबुलाइजर became standard in hospital settings। 1990s में मैश नेबुलाइजर डेवलप्ड दैट इज कॉल्ड क्वाइटर मोर एफिशिएंट। अभी के जो है वो स्मार्ट नेबुलाइजर्स हैं विद डोज ट्रैकिंग एंड टेरेपी। आपको जो समझना है टाइप्स ऑफ नेबुलाइजर, जेट नेबुलाइजर, अल्ट्रासोनिक, मैश एंड सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। पहले जेट नेबुलाइजर यूजेस कंप्रेस्ड एयर और ऑक्सीजन, मोस्ट कॉमन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लार्ज नॉइजी डिवाइस। ये चलता है थोड़ा सा साउंड होता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जेट नेबुलाइजर है, ठीक है, एकदम फोर्स के साथ ये मिस्ट फेंकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट मिस्ट, quieter compressions, not for suspensions. Mesh nebulizer, liquid force through mesh, small, portable, silent, high efficiency, and soft mist inhaler, ज़्यादातर propellant free, slow aerosol release, better lung deposition. ये वाला भी ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है ये जेट नेबुलाइजर की कैटेगरी। हाँ, इंडिकेशंस फॉर नेबुलाइजेशन, किन किन जगहों पे हम नेबुलाइजेशन यूज करेंगे। सबसे मेन आपने मेंशन किया है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। जब रुकावट होगी सांस की नलियों में, उन स्थितियों में हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे। इसमें ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। COPD में ही ये दोनों बीमारियां आती हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड दिस इज ब्रोंकोस्पाज्म। इट इज वन ऑफ द बैड कंडीशन फॉर द पेशेंट। If bronchospasm occurs, the patient is not being managed properly, he can die. So that is why the nebulization is very, very crucial and important in this case. If you have the nebulizer facility and the patient is having bronchospasm, you can settle down that at so upper extent. काफ़ी मतलब अच्छी कंडीशन तक पेशेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो लूज कर देंगे। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस कंडीशंस, जिसमें लाइकोट्राइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस एंड न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया, इनसे भी इन्फेक्शियस डिजीज है लंग्स की, उसमें इनका यूज होता है। नेक्स्ट इज एयरवे सिक्रीशंस, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोलाइटिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव सिक्रीशंस होंगे तो इस कंडीशंस में भी नेबुलाइजेशन कराना है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल केयर में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एस वर्ड होता है सिंड्रोम, ARDS, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट, जब पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है या वेंटिलेटर पे है उस समय की जरूरत होती है। साथ में अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसमें भी पेशेंट को नेबुलाइज करने की जरूरत है। बेसिकली इतना समझ लीजिएगा कि नेबुलाइजेशन का सिर्फ मेजर रोल क्या है कि जितना भी किसी भी कारण से सांस की नलियों में रुकावट होती है, कारण कुछ भी हो, ज़्यादातर केसेस कारण कुछ भी हो, तो एम ये होता है कि उन नलियों को खोला जाए या उनके अंदर के संकोचन को बेहतर किया जाए और वो खुल जाए और हवा का आना जाना अच्छे से हो जाए, यही एम होता है। तो अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, किसी में सिक्रीशन बढ़ गया, किसी में इन्फ्लामेशन बढ़ गया, किसी में उसकी कंट्रैक्शन की कैपेसिटी कम हो गई, जैसे एपिलेप्सिस हो गया, ब्रोंकिटिस में तो एडवर्ड और एपिलेप्सिस, तो इस तरीके की चीज़ों में कई सारी कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती है कि अलग अलग में मैनेजमेंट लगभग एक ही हो जाता है। एम सबका उसी, हर कंडीशन अलग है, लेकिन एम ये है कि वो जो कंडीशन है उसकी कंस्ट्रक्शन की वो खुल जाए किसी भी, बाकी चीज़ें में, बाकी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चल जाएगी, कोई अगर एयर में सिक्रीशन है तो सिक्रीशन कम करने की दवा चल जाएगी, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो मल्टीलेयर थेरेपी उसकी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव की ड्रग्स भी चलती हैं और नेबुलाइजेशन, तो ओवरऑल सबके साथ मिक्स होके नेबुलाइजेशन अनिवार्य है। क्लियर? अब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग बढ़ाई जा सकती है कि कैसे नीड बढ़ती है। नेक्स्ट इज कॉमनली नेबुलाइजेशन मेडिकेशंस क्या क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स में साल्बुटामॉल, लेवोमेट्रिल एंड टेट्राडाइन, एंटीकोलिनर्जिक्स में इपरट्रोपिन ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम एंड ग्लाइकोपाइरोलेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रोनिसोलाइड, फ्लूडिकासोल एंड
यूनिटिक्स में N-acetyl-cysteine, Nordane-sulfar, DNase, hypertonic saline, एंटीबायोटिक्स में डोग्रामाइसिन, कॉलिस्टिन एंड एस्टियोनम, एंड अदर्स में एपिनेफ्रिन, पेंटामाइडिन एंड डोस्टासाइक्लिन। इसमें से आप इनको जरूर लिखिए, आपको याद है। साल्ब्यूटामॉल या एल्ब्यूट्रॉल कहते हैं इसको, लीवाब्यूट्रॉल, एंटाब्यूटालिन, एंटीकोलिनर्जिक में इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपिन और ट्राइट्रोपाइल। आप कुछ नहीं तो साल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड अलग अलग ग्रुप का मेंशन कर लीजिए और एक स्टेरॉइड में से मेंशन कर लीजिए। स्टेरॉइड में कोनिसोराइड ऐड कर लीजिए, ऑफ्लोटिक एसिड, दो चीज़ें। तो ये जनरली ये चीज़ें होती हैं जब सिक्रीशंस बहुत बनते हैं पेशेंट को, जैसे जब सिक्रीशन बहुत बनते हैं तो म्यूकोलिटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। इसमें से ये ड्रग सबसे ज़्यादा यूज होती है, N-acetyl-cysteine। ठीक है, दिया जाता है, इसका नेबुलाइजेशन पेशेंट को दिया जाता है। N-acetyl-cysteine में बहुत सिक्रीशन बनता है, उसके कारण से इसको दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स में ये दोनों डोग्रामाइसिन, कॉलिस्टिन और एस्टियोनम या इसके जगह और किसी ग्रुप की जो दवाएं होती हैं वो चलती हैं। क्लियर? नोट में लाओ लोग हाँ, जो एक्चुअली चलती कई ड्रग्स अंदर, लेकिन ओवरऑल अलग अलग ग्रुप की होने के कारण एक सब कवरिंग, जैसे जो इन्फेक्शन होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, एनेरोब्स होता है, तो तीनों की कवरिंग के लिए तीन अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स चलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक ड्रग की जरूरत है, कल्चर कराया जाता है। नहीं, आप समझ लीजिए पहले जो बात समझ, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, अब उस पर इन्फेक्शन कैसा है, ये एक तरीका ये है कि एक ऐसे ही दवा शुरू कर दें। एक तरीका ये है कि हम स्पूटम की जांच कराएं, तो बलगम में उसकी जांच कराएं और उसको फिर हम जांच में देखें कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया गया और उस बैक्टीरिया के साथ उस बैक्टीरिया पे कौन सी दवा प्रभावी हो रही है, असरकारी है, तो उसी के लिए कल्चर और सेंसिटिविटी कराया जाता है। ठीक, तो जब स्पूटम कल्चर होगा तो बैक्टीरिया कौन सा है वो निकल आया, फिर उसके अगेंस्ट पे कौन सी दवा सबसे प्रभावी है वो निकल आई, बस वही दवा स्टार्ट। और एक ये सबसे सही तरीका तो यही है। अगर आपके पास फैसिलिटी उस समय नहीं है या आपके पेशेंट की कंडीशन वैसी नहीं है, नहीं भी होता है तो भी हम लोग जब पेशेंट का सक्शन करते हैं तो सक्शन कैथेटर के थ्रू चाहे एंडोट्रैकियल ट्यूब भी डालनी पड़ती हो, उसमें भी हम अंदर का जो सिक्रीशन होता है उसको लेकर के सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और लैब में भेज देते हैं। भले पेशेंट अपने वेंटिलेटर पर डाल दिया, लेकिन उसका रिपोर्ट सबको फाइंडिंग मिल जाएगा, हम उसी हिसाब से एंटीबायोटिक्स स्टार्ट। बट इसको आने में 48 से 72 घंटे का समय लगता है, तो एम्पेरिकली आपको कुछ तो एक स्टैंडर्ड बेस पे चलना है। क्लियर? कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, जैसे डोग्रामाइसिन, ये सब कभी यूरिन किडनी पर भी असर डालती है, तो ये सब अलग अलग असेसमेंट के हिसाब से लिखी जाती है। कोई स्पेसिफिक नहीं कि यही चला देंगे, असेसमेंट के हिसाब से और भी मल्टी ड्रग्स होते हैं इस ग्रुप्स की, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर क्या है? प्रिपरेशन, पहले वॉश हैंड्स, हाथ धोइए, असेंबल नेबुलाइजर को सारा असेंबल करिए, ऐड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन हो उसको उसमें ऐड करिए विद नॉर्मल सलाइन। याद रखिए, डिस्टिल वाटर से ज़्यादा अच्छा प्रभाव नॉर्मल सलाइन का होता है, याद रखिए। ठीक है, टू 4 to 5 ml टोटल, 4 से 5। पोजिशनिंग, सिट पेशेंट, अपराइट पेशेंट को बैठा दें 45 से 90 डिग्री पे, कनेक्ट यूरिन टू कंप्रेसर और ऑक्सीजन सोर्स। देखिए दोनों तरीके से बताया, या तो आपका जो डिवाइस में लगा है कंप्रेसर उसी से कर दीजिए या ऑक्सीजन लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन, अप्लाई मास्क और माउथ पीस लगा दीजिए, टर्न ऑन डिवाइस को ऑन कर दीजिए, इंस्ट्रक्ट स्लो डीप ब्रीथ, पेशेंट को कहो धीरे धीरे आराम से लेकिन गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ पूरा अंदर तक जाना चाहिए। डीप ब्रीथ आएगा, डीप ब्रीथ जाएगा, अच्छा इफेक्ट। लेकिन अगर जब ब्रीथ ले रहे हैं तो अगर ले करके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड भी अगर होल्ड कर लें तो और बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन अगर रुकेगा वहाँ थोड़ा टाइम भी तो अच्छा असर होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर लेकिन जितना सह सके, ये नहीं कि कोई दबाव हो। ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट, फिर मॉनिटरिंग में ऑब्जर्व SpO2, पेशेंट का SpO2 चेक करते रहेंगे। रेस्पिरेटरी रेट बेटा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले जब आपने स्टार्ट किया है
पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मान लीजिए 1 मिनट में मरीज अभी कितनी बार सांस ले रहा है, क्योंकि मीटर पहले से चल रही है तो मान लो मरीज 25 बार या 30 बार सांस ले रहा है या 22-24 बार, तो जितना भी है पर कैलकुलेट करने से पहले। अब उसके बाद जब आप स्टार्ट कर दिए तो ये देखिए कि बढ़ रही है, घट रही है या उठ रही है। अगर बढ़ रही है तो चिंता का विषय है, और अगर उतने पे ही है कोई दिक्कत नहीं, इससे कम हो रही है तो वेट करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना है बहुत कम भी ना हो जाए और बाहर जाना भी ठीक। क्या होता है पेशेंट अपनी सांस लेता रहता है तो कभी कभी क्या होता है थकान हो जाती है, तो सुस्त होने लगता है, दैट शुड बी वॉश्ड प्रॉपर। फिर उसके बाद ब्रीथ साउंड, जैसे बहुत अंदर जकड़न होती है तो बाहर से भी साउंड सुनाई दे रहे होते हैं, खड़खड़ा आपको सुनाई दे रहे हैं। एंड पेशेंट टॉलरेंस, कई बार बात बताएं थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पेशेंट कितना टॉलरेट कर पा रहा है, अगर नहीं टॉलरेट कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा तो फिर आपको विड्रॉ करना है या फिर पेशेंट का अश्योर करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करें, परेशान ना। फिर उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट, जब आप अपने इलाज करा लें 10-15 मिनट हटा दें, एसेस रिस्पॉन्स, फिर उसका रिस्पॉन्स देखिए और पेशेंट से पूछिए कि डॉक्यूमेंट वाइटल साइन, जो भी उसका SpO2 है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट करके डॉक्यूमेंट करिए। शुरू करने से पहले ये था, अभी का बात का ये है, बेटर है साइन या वैसा ही है या खराब। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट नेबुलाइजर कंपोनेंट, जो भी आपका नेबुलाइजर कंपोनेंट था उसको क्लीन करके रख दीजिए। एक छोटा सा काम और करिएगा, इसमें मेंशन नहीं है, पेशेंट को थोड़े समय बाद उसी इन्वायरमेंट में रखिएगा, ना बाहर जाना ना अंदर जाना, फैन भी नहीं चलाना है। नहीं बोले बहुत गर्मी लगी वैसा तो चला दिया पंखा, नो दैट इज नॉट, क्योंकि आपने उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जिसमें बेटरमेंट होगा। अब आपने पंखा चलाया तो ठंडी हवा आएगी और गहरी सांस के साथ जाएगी तो वो इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, पेशेंट को जब नेबुलाइज करा लेते हैं उससे 5 मिनट बाद उसको ये बोलते हैं थोड़ा सा गार्गल कर, उसको घूटो नहीं, गार्गल करके इस पर करें, क्योंकि जो मेडिकेशंस होता है वो ओरल कैविटी में परसिस्ट है, ठीक है। तो खुला करके उसको बाहर तो अंदर ना लें और फिर उसके बाद आराम से आके बैठें तो थोड़ा सेटल होंगे, बेटर। पेशेंट खुद कहेगा आपसे कि आपको ठीक लगा, इट मीन्स थिंग्स आर इम्प्रूव। समझ में आया? नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या लाभ है और क्या नुकसान है। नॉन इन्वेसिव एंड पेनलेस डिलीवरी, इसमें कोई इन्वेजन नहीं, इन्वेजन मतलब कोई हमने ट्यूब सांस ली मुंह के रास्ते में नहीं डाली, कोई नाक में नहीं डाली, किसी ने कुछ नहीं किया, बाहर से मास्क लगा दिया उसी से आप डालें, ठीक है, इसको नॉन इन्वेसिव। अगर हम एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल दें या ट्रैकेस्टमी ट्यूब डाल दें या कोई नेजल ट्यूब डाल दें तो वो सारा चीज़, या एलएमए डाल दें, लेमिनल मास्क एलएमए होता है, एलएमए, तो ये तीनों चीज़ें नहीं है तो वो नॉन इन्वेसिव, ठीक है। खाली मास्क को हम लोग नॉन इन्वेसिव बोलते हैं, अगर ट्यूब इंट्रोड्यूस कोई कर रहा है तो इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। कैन बी यूज इन अनकॉन्शियस या वेंटिलेटेड पेशेंट, दोनों में यूज, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी, अनकॉन्शियस है तो भी और वेंटिलेटर पे है तो भी, तीनों ही कंडीशन में आप नेबुलाइज करा सकते हैं। उसके लिए डिवाइसेस होती है, पाइप्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, आप उसको लगा दीजिए और चलता है, वेंटिलेटर भी चल रहा है, नेबुलाइज होता है। लार्ज डोज डिलीवरेबल, इसमें लार्ज डोज तक दे सकते हैं, मिनिमल सिस्टमिक साइड इफेक्ट हुए, इफेक्टिव इन एक्यूट सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, यही सबसे मेन लाइन है। सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म में ये बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको करने से पेशेंट को अगर लाभ है तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं बना जाएगा, बल्कि इक्विपमेंट लेस पोर्टेबल, थोड़ा साइज से बड़ा होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। ड्रग वेस्टेज 50% लॉस टू एनवायरनमेंट, रिक्वायर्स पेशेंट कॉपरेशन, इन्फेक्शन रिस्क इफ नॉट प्रॉपर्ली क्लीन एंड कॉस्टली मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेशन। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट ये कि इसकी वजह से दिक्कत है। नेक्स्ट इज नेबुलाइजर वर्सेस मीटर डोज इनहेलर, टेक्निक रिक्वायर्ड इसमें मिनिमल है, इसमें सिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट इज ड्रग डिलीवरी कंटिन्यूअस बेस्ड है, एक्चुअली जो ये मीटर डोज इनहेलर जिसको कहते हैं आप लोग पफ समझते हैं, दैट इज कॉल्ड मीटर ड्रग इनहेलर। ड्रग डिलीवरी कंटिन्यूअस बेस्ड इसमें रहेगी, लेकिन सिंगल पफ में खत्म। पोर्टेबिलिटी लो है, इसकी हाई है, कहीं भी ले जा सकते हैं आप। टाइमर पर डोज 10 से 15 मिनट, 1 मिनट
से 20%। इसका इफेक्ट क्या है? पेशेंट एज में ऑल एजेस इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, इसमें प्राइमरली एडल्ट्स को, बच्चों को नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट, हायर इक्विपमेंट कॉस्ट मोर इकोनॉमिकल, सस्ता है, एक्यूट सेटिंग में प्रिफर्ड है, एंड बट इसमें विद डिस्पेंसर, बस इतनी छोटी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट इज नेबुलाइजेशन इन स्पेशल प्रिकॉशंस, पीडियाट्रिक्स में क्या करना है? फेस मास्क इसमें बच्चों में प्रेफर होना चाहिए। कैन यू पुट आउट द फाइल? पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, वेंटिलेटेड पेशेंट्स है, पीडियाट्रिक्स है, जीरियाट्रिक्स है एंड वेंटिलेटेड पेशेंट्स है। इसमें फेस मास्क प्रेफर होता है इन्फेंट्स में। स्मॉलर टाइडल वॉल्यूम रिक्वायर्स एडजस्ट लो, क्राइंग रिड्यूसेस लंग डिपोजिशन मींस इंश्योर का वेट बेस्ड डोजिंग एसेंशियल। छोटे बच्चों में क्या होता है, जनरली हम लोग मास्क का यूज करते हैं। स्मॉलर टाइडल वॉल्यूम्स रिक्वायर, इसमें छोटा ही टाइडल वॉल्यूम रिक्वायर होता है। क्राइंग रिड्यूसेस लंग डिपोजिशन, चूँकि बच्चा अगर क्राई करता है तो लंग में वो मेडिसिन ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होने पाती, तो जितना ही क्राई करेगा उतनी बार जल्दी बाहर आ जाएगी। तो कोशिश करें बच्चे को काम करें, शांत थोड़ा करें ताकि आराम से हो ले, तो उसको और बेटर होगा। वेट बेस्ड डोजिंग एसेंशियल, बच्चे को जो दे रहे हैं उसमें क्या होता है, वेट इंपॉर्टेंट होता है, वेट के अकॉर्डिंग ही मेडिकेशंस दिया जाता है। जीरियाट्रिक में मोर कंप्लायंट विद नेबुलाइजर्स विद एमडीआई, इसमें जो है जीरियाट्रिक्स में ज़्यादातर नेबुलाइजर ही प्रेफर किया जाता है। मॉनिटर फॉर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, जो ड्रग देते हैं उसके लिए हम लोग कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट भी करते रहते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स का इफेक्ट हार्ट पे भी होता है, तो इसलिए सेफ साइड के लिए चलते हैं। एडिक्वेट हाइड्रेशन रिक्वायर्ड, इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो जरूरी होता है। बीवेयर ड्रग इंटरेक्शंस, किसी ड्रग का किसी से कोई रिएक्शंस तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ध्यान रखना है। जो वेंटिलेटेड पेशेंट होते हैं उसमें क्या करना होता है, इनलाइन नेबुलाइजर प्लेसमेंट। एक्चुअली जो लाइन ट्यूब की पड़ी होती है, ईटी ट्यूब होती है, वो वेंटिलेटर से कनेक्ट होती है। लिसन हियर, एंडोट्रैकियल ट्यूब मुंह में पड़ा, सांस में लंग्स के रास्ते में गया है, वेंटिलेटर ट्यूब उसके साथ आके जुड़ी हुई है, उसी के बीच में से एक कनेक्टर जुड़ जाता है, उसको टी नेबुलाइजर बोलते हैं, टी नेबुलाइजर, ठीक है। तो टी नेबुलाइजर ऐसा होता है, एक टी के स्पेस का हॉलो स्पेस होता है, ऐसे पाइप होता है ऐसे, तो ड्रग जो होती है इस चैम्बर में भरी होती है नीचे, और यहाँ से एरोसॉल फॉर्मेशन होता है और वो बीच ट्यूब में आती है और वो कनेक्टेड है वेंटिलेटर की ट्यूब से और ईटी ट्यूब से। तो जितनी बार वो सांस दे रहा है, इज इट क्लियर? सो दैट इज द गुड वन थिंग। तो इसीलिए इसमें मेंशन किया है इनलाइन नेबुलाइजर प्लेसमेंट होना चाहिए। फिर ह्यूमिडिफिकेशन सर्किट मस्ट बी ऑफ, याद रखिएगा जब वेंटिलेटर चलाइएगा तो उसमें ह्यूमिडिफिकेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि नमी के साथ नहीं जाना है, ड्राई जाना है मेडिकेशन, नमी नहीं जानी है, याद रखिए। इंस्पिरेटरी फ्लो शुड बी लेस देन 40 लीटर पर मिनट एंड डॉक्यूमेंट FiO2, इट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट FiO2 चेंजेस केयरफुली, जो आप इसको FiO2 बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। वेंटिलेटर पे FiO2 ही होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 100 तक होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो इसकी जो चेंजेस हैं वो केयरफुली किए जाते हैं ताकि पेशेंट को बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। क्या होता है, जब हम लोग अगर नेबुलाइज कराते हैं पेशेंट को तो हायर ऑक्सीजन पे ही रखते हैं, क्यों? एम ये है कि जितना हम वेंटिलेशन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा देंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ तो पेनिट्रेशन होगा, तो उसका इम्प्रूव होगा, जो उसको हम लोग बोलते हैं PaO2, प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन। जब आप ABG कराएंगे तो उसमें PaO2 पेशेंट का बेटर मिलता है और सर्कुलेशन मॉनिटर का भी इम्प्रूव होता है। सो दैट इज़ गुड वन थिंग कि अगर आप पेशेंट को नेबुलाइज करा रहे हैं तो FiO2 बढ़ा दीजिए, जब ख़त्म हो जाए फिर अपने नॉर्मल पे करिए, जितना चल रहा था, मान लो 40 पे चल रहा था, 60 पे चल रहा था, तो अगर आप नेबुलाइज करा रहे हैं तो बढ़ा 80 तक ले लीजिए, ठीक है, सपोर्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिकॉशंस में ये मोटा मोटा इतना बस समझ लीजिए, ये नाम जरूर नोट कर लीजिए आप लोग। पहला तो ब्रोंकोस्पाज्म, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा ड्रग टॉक्सिसिटी, चौथा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, पांचवा मेडिकेशन एरर्स एंड सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल रिस्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो पहला जो इसमें कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जो श्वास की नलियाँ हैं ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, संकुचन हो जाता है।
इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसमें टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, ड्राई माउथ, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हाथ पैर कांप सकते हैं, मुंह सूख सकता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हाई ऑक्सीजन की बात याद रखिएगा कि सामान्य तौर से कहते हैं कि सर ऑक्सीजन चलाने में कोई दिक्कत नहीं, बट ऑक्सीजन ज़्यादा देने में भी नुकसान होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाई FiO2 इन होम ऑक्सीजन ड्रिवन नेबुलाइजर एंड COPD पेशेंट्स। तो ये एक क्या होता है, नॉर्मल जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ऑक्सीजन के ही साथ पेशेंट को नेबुलाइज कराते रहते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मल जितनी मान लो उसको 2 ही लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हम जब नेबुलाइज करा रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो हम 6 या 7 या 5 या 4 लीटर पे, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जा रही है ब्लड के अंदर। तो ये इफेक्ट आपके लिए पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता। इसके साथ साथ कोई मेडिकेशन एरर है जिसमें कोई गलत ड्रग दे दी या डाइल्यूशन सही नहीं बनाया या फ्लो रेट सही नहीं है, तो डबल चेक ऑल पैरामीटर्स। 2 बार चेक करिए कि भाई हमने जो जो किया है अब पहले ठीक है कि नहीं है, तभी हम स्टार्ट करेंगे। देन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन देने से पहले। फिर इन्वायरमेंटल रिस्क, मेडिकेशन एरोसोलाइज्ड इनटू रूम एयर, नर्स एक्सपोजर रिस्क विद साइटोटॉक्सिक्स, यूज वेंटिलेटेड एरिया। ऑब्वियसली मान लो आपको तो कुछ नहीं है ना, पेशेंट को करा देना, लेकिन उसकी जो फ्यूम है वो बाहर आ रही है, आप भी ले रहे हैं, क्या जरूरत है? सो दैट कैन बी साइटोटॉक्सिक, अननेसेसरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप जब चूँकि जो नर्स होती हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस में होती है, डेली पेशेंट को कराती रहती हैं। आप जब हॉस्पिटल में या OT में रहेंगे, OT में फिर भी चलो सिक्योर है, बट इन ICU के केसेस में आप रेगुलर इस सब चीज़ों के टच में रहते हैं, तो अननेसेसरी कोई भी मेडिकेशंस को हमको सांस के रास्ते से नहीं लेना है, अवॉइड करना है, या फिर मास्क यूज़ करिए और अपनी केयर करिए। नेक्स्ट इज क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में आफ्टर ईच यूज डीअसेंबल मास्क को अलग कर लीजिए, कप एंड टिबिन को अलग कर लीजिए, रिंस विद वार्म वाटर, हल्के से गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए, शेक ऑल एक्सेस वाटर, जितना भी उसमें पानी है उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, एयर ड्राई और क्लीन बोथ क्लॉथ एंड स्टोर इन सील बैग, और उसको फिर से सील बैग में रख दीजिए। वीकली डीप क्लीन में सोप पार्ट्स इन वाइट विनेगर सॉल्यूशन 1:1 फॉर 30 मिनट्स, रिंस थॉरली विद स्टेराइल वाटर, इंस्पेक्ट मैश और जेट्स फॉर ब्लॉकेज। देख लीजिए वो जो जेट है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि मुंह से ना फूकिएगा, नहीं सर हम चेक कर रहे थे, हमें लगा हम लोग देख रहे है ना, तो पहले से किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ आपने कराया, वो सब आ गया, बड़ा अच्छा था जितना मुंह में लगा है ठीक, लेकिन जो अंदर खींचा वो तो सब गया। वंस इट इज़ गॉन यू आर ससेप्टेबल। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पढ़ाई किताब में पढ़ाई जरूर जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये कहा जाता है हमेशा कॉशियस रहिए और सेंसिबल रहिए। एक चूक और बहुत होती है, अक्सर मैं पढ़ाया नहीं लेकिन कहीं दे रहा हूँ, जैसे आप किसी पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है या IV है, तो क्या होता है हम लोग उसको कैप को बंद करने लग जाते हैं। ध्यान दिया मत करिए, कटर में डालिए तुरंत। पहला काम लगाया पेशेंट को, यहाँ से निकाला और उसको तुरंत कटर में, अब ज़्यादा है तो किंग कर लीजिए उसको, ठीक है, और अपने से दूर रखिए, पोजीशन एंगल रखिए कि आपकी बॉडी की तरफ कभी ना आए। हाँ, और तुरंत उसको कटर में डालिए और ख़त्म। ये बेसिक रूल है। अगर आप लगाने पे आए कि ना अच्छा लगा, उसको बंद कर दें, एंगल कहीं इधर उधर हो गया, इज बीइंग प्रिक्ड, हो जाता है। अपनी लाइफ में, कैरियर में बहुत लोगों को ये सब कंडीशंस आती हैं जो पढ़ाई में पढ़ाई नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन एजुकेशनल नॉलेज जो आपको ये सब दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। बहुत कुछ हम लोग आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, हमने अपने भी जीवन में देखा है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो रूल्स रेगुलेशंस एक अलग लेवल पे होते हैं और जो प्रैक्टिकल एफर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल हट के होते हैं, क्योंकि फिर वहाँ कैलकुलेटेड मूव 100% नहीं हो सकती है। आपको लाइफ सेव करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। तो बुक के अगर वो सीन आपको कोई किसी को CPR कर रहा हो और उसका अगर कभी देखने को मिले तो बहुत सारा रूल्स दिया है कि बुक के हिसाब से, बट जब आप बचाने पे आते हैं ना तो सब रूल किनारे होता है, पहला काम होता है कैसे करना है, तो वो इन्वायरमेंट गजब का होता है। लेकिन हाँ, वंस यू हैव सर्वाइव द पेशेंट तभी लगता है कि यार वी हैव डन समथिंग, हमने कुछ किया है, एंड दैट इज़ अ जॉयफुल मोमेंट फॉर एनी मेडिकल पर्सन।
एक भी बंदा अगर एक सुई की मैं कहता हूँ एक अगर उसने सिरिंज भी उठा के दी है तो वो भी उतना ही प्रसन्न होगा उस पेशेंट को बचाने के बाद जितना मेन डॉक्टर प्रसन्न होता है। ये बात याद रखिएगा, और ये खुशी ज़िंदगी भर ऐसी ताकत देगी कि फिर और लोगों की जीवन बचाने के लिए हौसला मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, सारी दुनिया की सारी पूंजियों से बड़ी ये पूंजी होती है। तो इसलिए हमेशा अपनी तरफ से कभी ये नहीं, जब आप ऑन ड्यूटी हैं तब तो करना ही है। अगर ऑफ ड्यूटी में अगर आपकी नीड बढ़ गई वहाँ पे या आपको लगा कि हमारी ज़रूरत है तो आप अपना बेस्ट एफर्ट वहाँ जरूर दीजिएगा, उसमें पीछे मत रहिएगा। एंड लास्ट की टेकअवेज में नेबुलाइजेशन डिलीवर्स मेडिकेशन डायरेक्टली टू द एयरवे ऑफ रैपिड इफेक्ट, जेट, अल्ट्रासोनिक और मेश टाइप सर्व डिफरेंट क्लिनिकल नीड्स एसेंशियल फॉर अस्थमा, COPD, bronchitis and critical care. Proper techniques, cleaning and patient educations are vital. ये important है, proper technique आपको पता हो, cleaning हो और patient को भी properly educate करके रखें. Always monitor for bronchospasm. देखिए ये लाइन यहाँ पे बार-बार आ रही है। इस शब्द को मेरा याद रखना बेटा। I have seen so many patients in my life and I was so lucky that I have saved so many patients. I couldn't lose anyone, but ये है कि ये कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे कभी कभी ये लगता है कि हमारे सारे इफ़र्ट्स बेकार जा रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो इफ़र्ट आने होते, जो पेशेंट को इफेक्ट आना होता है, जो मतलब बेहतर होनी होती है, वो चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही होती हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं बट रिस्पॉन्ड तो बॉडी को करना है ना, वहाँ पे हेल्पलेस लगता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे सब, आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है। ये सब भूलिएगा नहीं। ऑलवेज जब भी कभी आपको लगे कि पेशेंट को हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी यू डू योर एफर्ट्स ना, आई कांट लेट इट डाउन, छोड़ नहीं सकते। आप पूरा 100% करिए, 200 करिए, 300 करिए, जो बेस्ट है, जो समझ में आता है। बट अनएथिकल नहीं करिएगा कि नहीं साहब देना है कि मिलता है, हमने कहा 10 ml दे दो, देखा जाएगा। तो फिर टैकीकार्डिया कर दिया या कोई और कॉम्प्लेक्स नहीं, सेंसिबल तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो बेस्ट है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को, फिर टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन जो बढ़ जाती है उसका भी ध्यान रखना है, फिर इन्फेक्शन रिस्क, इन तीनों कंडीशंस में आपको पेशेंट का देखिए, इसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर ले जाएंगे, इसको भी मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सडन मैनेजमेंट नहीं है तो लूज कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे। तो इफेक्टिव नेबुलाइजेशन सेव्स लाइफ, इफेक्टिव नेबुलाइजेशन जीवन की रक्षा करती है। टेक्निक एंड नॉलेज का जो टेक्निक है और जो नॉलेज है वो उसका बड़ा महत्व। तो ये अगर आप बेस्ट वे में चीज़ें करेंगे तो एक सक्सेसफुल आप वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।